रखने की ज़रूरत है। और उदाहरण लेते हैं। एक महत्वपूर्ण उदाहरण है फोर्ट विलियम कॉलेज। इस विषय पर मैंने एक पुस्तक लिखी है जो 2018 में प्रकाशित होकर आई है। फोर्ट विलियम कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स का जब मैंने अध्ययन किया नेशनल आर्काइव्स में, जो सामग्री है उसे जुटाने के बाद, उसे देखने के बाद, और जो दूसरी जगहों से चीज़ें उपलब्ध हुई, तो मुझे समझ में आया कि हिंदी आलोचना या हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में कितनी भ्रांतियाँ फैली हुई। अक्सर यह कह दिया जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज को स्थापित किया गया अंग्रेजी साम्राज्य को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही इस संस्थान ने यह भूमिका निभाई कि यहाँ पे कूटनीतिक तरीके से हिंदी उर्दू के भेद को जन्म देने, कूटनीतिक तरीके से, ध्यान दें, बांटो और राज करो की दृष्टि से जन्म देने का प्रयास किया गया। यह संस्थान, अगर आप इसे प्राच्यवाद की सईदी थीसिस के हिसाब से देखेंगे तो आपको यह संस्थान एक तरीके से बस साम्राज्य स्थापना का एक टूल के रूप में दिखाई देगा। और अगर आप उस तरीके से देखेंगे जिस तरीके से रामविलास शर्मा आग्रह कर रहे हैं, तो आपको बाकी चीज़ों की भी जानकारी मिलेगी। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की वास्तविकता में लोग नहीं जाते। जब मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे तो मुझे पता चला कि वेलेस्ली फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करना चाह रहा था, क्योंकि उसकी चेतना में यह बात थी कि कॉलेज स्थापना करने से जो प्रतिष्ठा अर्जित हो सकती है वह तमाम साम्राज्य के नियंत्रण के बाद भी नहीं हो सकती। और निश्चित रूप से उसके भीतर यह जो आकांक्षा थी, यह पुराने प्राच्यविदों की ज्ञान की जो परंपरा है उसके प्रभाव में थी। निश्चित रूप से वह साम्राज्यवादी था और साम्राज्य फैलाना चाहता था, लेकिन वो जो कॉलेज की स्थापना करना चाह रहा था, उसके कॉलेज की स्थापना में बाधा ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब बताइए, डॉक्यूमेंट्स देखने से आपको यह जानकारी मिलेगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को वेलेस्ली यह सूचना ही नहीं पहुंचा रहे थे कि वह फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करना चाह रहे हैं, क्योंकि कंपनी की आकांक्षा राजस्व वसूली में ज़्यादा थी, मुनाफा कमाने में ज़्यादा थी। ऐसे किसी भी चीज़ में वो पैसा नहीं खर्च करना चाहते थे जिससे उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़े। और वो हिंदुस्तान में भाषाओं का अध्ययन उतना ही चाहते थे जितना 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से पहले, यानी 1798 में जो ओरिएंटल सेमिनरी थी गिलक्रिस्ट की, उससे उनका काम चल जा रहा था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जैसे किसी संस्थान को वो स्थापित ही नहीं होने देना चाह रहे थे। और वेलेस्ली ने बिना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बताए अपनी कॉलेज की नींव डाल दी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बाद में बहुत दुखी होकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह इन्फॉर्म किया, यह सूचना दी कि जिस जगह से हमें सबसे ज़्यादा सूचना मिलने का अधिकार है, वहाँ से हमें कोई सूचना नहीं मिल रही। और इसके बाद लगातार यह प्रयास जारी रहा कि फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद करवा दिया जाए। और इस चीज़ से वेलेस्ली स्वयं इतना कुपित और इतना दुखी था कि उसने अपने एक मित्र को या अपने किसी परिचित को पत्र में यह लिखा कि मैं अपने भविष्य का जो बचा खुचा जीवन है, इस संस्थान को बचाए रखने में या इस संस्थान को और बड़ा बनाने में मैं लगा देना चाहता हूँ। अब आप बताइए, आप सईदी थीसिस का क्या करेंगे? कंपनी को देखने का यह भी एक नज़रिया है। कंपनी ने हर्टफोर्ड कॉलेज, जो इंग्लैंड में पहले से स्थापित था ब्रिटेन में, उस कॉलेज के माध्यम से अपना काम चला लेना चाह रही थी। और परवर्ती दौर में जैसे ही वेलेस्ली यहाँ से हिंदुस्तान से वापस चला गया, फोर्ट विलियम कॉलेज की शक्ति में इतनी कटौती की गई, उसके मुनाफे में इतनी कटौती की गई, उस मुनाफे कह रहा हूँ, उसके ऊपर जो फंडिंग थी उस फंडिंग में इतनी कटौती की गई कि फोर्ट विलियम कॉलेज 5 वर्ष तक स्वर्ण युग में रहता है, 1800 से 1805 तक, और उसके बाद क्रमशः उसका क्षरण होने लगता है। दूसरे दशक में ही फोर्ट विलियम कॉलेज इस स्थिति में आ जाता है कि उसकी बहुत बड़ी उपयोगिता नहीं रहती, और तीसरे दशक में तो उसे तोड़ देने की मांगें उठने लगती हैं, जिसे कुछ लोग इसलिए बचा के रखना चाहते हैं क्योंकि यह एक अकादमिक अध्ययन का एक संस्थान था।
यानी सईदी थीसिस से अलग जब आप, और उत्तर औपनिवेशिक सैद्धांतिकी के एक्सट्रीम में जाने से अलग जब आप औद्योगिक पूंजी और व्यापारिक पूंजी के इस संक्रमण को समझेंगे और उस आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के चरित्र को समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमने कितना सरलीकरण किया है। इसी तरह से मैं एक के बाद एक आपको उदाहरण, मैं अब कर ये रहा हूँ कि आपके सामने उदाहरण रख रहा हूँ और आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में, हिंदी साहित्य के आलोचना ग्रंथों में सिर्फ एक चश्मे से, उपनिवेशवाद के चश्मे से चीज़ों को देखने के कारण और उस पद्धति को छोड़ देने के कारण जिसकी ओर इरफान हबीब इशारा करते हैं कि दूसरे प्रभावी कारकों का बराबर ध्यान रखा जाना चाहिए, इस पद्धति का उपयोग न करने के कारण हमने ढेर सारे सरलीकरण किए हैं और गलत निष्कर्षों का प्रतिपादन किया है। कंपनी राज के दौर के विभिन्न तत्वों के बारे में हमने गलत गलत व्याख्याओं को जन्म दिया है। दो चीज़ें मैंने आपको स्पष्ट की कि विलियम जोन्स को हमें कैसे समझना चाहिए, या एशियाटिक सोसाइटी की जो पुरानी परंपरा थी जो 18वीं सदी के अंत की थी, उसमें साम्राज्यवाद का पुट कितना देखना चाहिए और पुरानी परंपरा का पुट कितना देखना चाहिए। फिर मैंने आपको यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना है और उसे जिस तरीके से साम्राज्य से जोड़कर देखा जाता है, अगर आप दूसरे प्रभावी कारकों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने एक अतिरंजना को जन्म दिया है। वास्तविकता यह है कि फोर्ट विलियम कॉलेज सर्वाइवल के लिए जिससे सबसे ज़्यादा टकरा रहा था वह ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी। मेरे पास 20 से 25 मिनट और है जिसमें मैं आपको कुछ और बिंदु स्पष्ट करूं। जैसे कि आप लीजिए उदाहरण गिलक्रिस्ट का, जॉन गिलक्रिस्ट के बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी अपने इतिहास के 16वें संस्करण में भी ये लिखते हैं कि गिलक्रिस्ट जो हैं वो कॉलेज के प्रिंसिपल थे, जबकि गिलक्रिस्ट जो है उस कॉलेज में हिंदी हिंदुस्तानी जो विभाग था उसमें अध्यापक थे। इन गिलक्रिस्ट महोदय की ढेर सारी छवियां आपको हिंदी आलोचना जगत में मिल जाएंगी। कुछ विद्वान इन्हें, अगर आप उर्दू के विद्वानों को देखें तो वो इनकी भूमिका को, उर्दू के पक्ष में आप जब इन्हें देखेंगे तो इनकी भूमिका को बहुत सार्थक तरीके से रेखांकित करते हैं। हिंदी के कुछ विद्वान जो हिंदुओं मुसलमानों की परंपरा को अलग करके देखना चाहते हैं और यह मानते हैं कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है और उर्दू मुसलमानों की भाषा है, जैसे कि हिंदी मुसलमानों ने कम बोली हो, इस तरह की दृष्टि के जो लोग हैं उन्हें भी गिलक्रिस्ट काफ़ी आकर्षित करते हैं। और जिन लोगों को गिलक्रिस्ट आकर्षित नहीं करते वो उनके ऊपर इतना आक्रमण करते हैं कि वो एक तरीके से साम्राज्यवाद के और कूटनीति के अस्त्र के रूप में दिखाई देने लगते हैं। अब गिलक्रिस्ट की इतनी वैरिड छवियां आपके आलोचना ग्रंथों में बिखरी पड़ी। रामविलास जी उन्हें कूटनीति के एक पैरोकार के रूप में देखते हैं। पुनः मैं कहूँ, अब आप जब दूसरे कारकों का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गिलक्रिस्ट की चेतना का निर्माण कैसे हुआ। गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज में आने के बाद अपनी किताबों को रचना शुरू नहीं करते हैं, किताबों की रचना शुरू नहीं करते हैं। वो फोर्ट विलियम कॉलेज में आने से पहले ही 1790 के बाद ही उन्होंने अपनी कई किताबों की रचना कर ली थी और यह किताबें उन्होंने रची थी, ये बेसिक किताबें हैं, ऐसा नहीं कि बहुत साहित्यिक या आलोचना संपन्न किताबें हैं। इन किताबों में जो हिंदुस्तान में प्रशासन में जिस तरह की भाषा चल रही थी या जो फारसीदा जो खड़ी बोली चल रही थी उसको ध्यान में रखकर उन्होंने अपनी किताबें रची थी। और निश्चित रूप से यह मुनाफे का एक अच्छा माध्यम था, क्योंकि ढेर सारे लोग जो हिंदुस्तान आते थे और प्रशासनिक दायित्वों में जाते थे उन्हें ऐसी किताबों की ज़रूरत पड़ती थी। यानी पहली बात तो गिलक्रिस्ट की जो भाषा नीति थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी या फोर्ट विलियम कॉलेज की भाषा नीति नहीं थी, वह पहले से ही उन्होंने तैयार करके रखा था। लेकिन हम लोगों ने उसे इस पुराना जो विकास है उससे काट कर ही सिर्फ फोर्ट विलियम कॉलेज के साथ ही जोड़कर देखना शुरू किया। गिलक्रिस्ट की दिक्कत ये थी कि गिलक्रिस्ट एक श्रेष्ठता बोध की मानसिकता के साथ, एक अलगाव बोध की मानसिकता के साथ
भारतीय साहित्य का और भारतीय भाषाओं का और हिंदी हिंदुस्तानी का अध्ययन करने आते हैं। और गलती वो ये करते हैं कि जो लचीलापन था, जो खड़ी बोली थी, उसके कई शेड्स हिंदुस्तान में प्रचलित थे। आप उसे रेख्ता कहें, हिंदवी कहें, हिंदुस्तानी कहें, खड़ी बोली कहें, कई अलग अलग शेड्स प्रचलित थे। जो फारसीदा रूप हैं उसमें ऐसे भी रूप प्रचलित है जिनमें फ़ारसी बहुत ज़्यादा था, और ऐसे फ़ारसी रूप प्रचलित थे जो आम बाज़ारों में भी जिनका उपयोग फारसीदा हिंदुस्तानी के ऐसे रूप प्रचलित थे जो कमतर थे, कम जिनमें फ़ारसी की शब्दावली थी। तो इतने सारे शेड्स प्रचलित थे, और गिलक्रिस्ट ने किया क्या कि इसके लचीलेपन को न समझकर अलगाव बोध को ज़्यादा जोर दिया। हिंदी के इन शेड्स की, खड़ी बोली के इन शेड्स की एकता की ओर उनका ध्यान न होकर उसको अलग अलग रूपों में शास्त्रीय रूप देने की, एक अस्मिता, नाम और परिचय देने का काम गिलक्रिस्ट ने कर दिया। हिंदी उर्दू शब्द या इस नाम के प्रयोग को लेकर कोई स्थायित्व तो नहीं था। जो फारसीदा रूप था उसके लिए गुन्ना बेगम की एक गज़ल उद्धृत करते हैं रामविलास जी, हिंदी का प्रयोग करता था, हिंदी शब्द का प्रयोग होता था, और उर्दू शब्द का प्रयोग तो 19वीं सदी में बाद में आकर प्रचलन में आया। तो गिलक्रिस्ट की गलती ये थी कि वो अलगाव बोध की मानसिकता के साथ, एक श्रेष्ठता बोध के साथ हिंदी हिंदुस्तानी के शेड्स की ओर जाते हैं और उसके अलग अलग रूपों को अस्मिता, नाम और परिचय दे देते हैं। वहाँ अभी भी कूटनीति का विकास नहीं हुआ है जैसा कि रामविलास जी समझते हैं। वह प्रक्रिया 2 दशक बाद शुरू होती। पुनः मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि अब आप श्रेष्ठता बोध को ध्यान में रखें, अलगाव बोध की मानसिकता को ध्यान में रखें, तो आपको पता चलेगा कि दूसरे प्रभावी कारकों को ध्यान में रखने से गिलक्रिस्ट की छवि ज़्यादा स्पष्ट होकर हमारे सामने आती है। एक अंग्रेज़ जाति जो हिंदुस्तान में कभी बसने नहीं आई थी। आप सोचिए कि अंग्रेज़ों से पहले जो भी हिंदुस्तान आए, जिस तरह से भी आए, वो भारतीय संस्कृति में रच बस गए। यहाँ उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, यहीं की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट किया। आप रजनी पामदत्त और के दामोदरन की किताबों को पढ़ेंगे तो आपको यह तर्क और ज़्यादा समझ में आएगा कि अंग्रेज एक पहली ऐसी जाति थी जिसने हमारी आर्थिक व्यवस्था को तो छिन्न भिन्न किया ही, वह हमारी सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा नहीं बना। मुगलों ने यहाँ से पैसा बाहर थोड़ी ना भेजा, मुगल हमारे देश की संस्कृति का हिस्सा बन गए, और जो लोग उससे जुड़े हुए थे उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक तत्वों का विकास किया। पूरे सूफी मत के विकास की परंपरा को और भारतीयता से उसके संबंध को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन जब आप अंग्रेज़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कभी भी भारतीय संस्कृति का अनिवार्य हिस्सा बनने नहीं आए थे और एक किस्म के अलगाव बोध की मानसिकता से ग्रस्त थे। जिस तरीके से अंग्रेज़ों को उन्होंने ईसाइयत और लैटिन से जोड़ के देखा था, वैसे ही पुराने प्राच्यविदों ने अरबी को इस्लाम के साथ, फारसी को इस्लाम के साथ और हिंदू परंपरा से इतना जोड़ दिया कि गिलक्रिस्ट जैसे बुद्धिजीवी को उस दौर के किसी को भी आप ले लीजिए, धर्म और भाषा के संबंध को तोड़कर वो देख ही नहीं पाते थे। तो गिलक्रिस्ट ये कैसे मान लेते कि वो एक अलगाववादी परंपरा के वाहक हैं। उन्होंने खंडित करके देखा और ये माना कि हिंदू जो हैं वो हिंदुई की ओर झुकेंगे और जो मुसलमान हैं वो हिंदुस्तानी उर्दू, उनका जो हिंदुस्तानी है वो ज़्यादातर फारसीदा है। अगर आप उनकी किताबों के उदाहरण देखेंगे तो उतनी आम फहम नहीं है, जैसी जबान हम लोग बोलते हैं उस जबान में उनकी हिंदुस्तानी नहीं है। जब प्रशासन के निकट जो उस दौर की जो भाषा प्रचलित थी, उस तरह की बात उस तरह की भाषा को हिंदुस्तानी कहते हैं। उसे गांधी जी के हिंदुस्तानी से मत जोड़ लीजिएगा। गांधी जी जिस हिंदुस्तानी की बात करते हैं वो हिंदुस्तान की वास्तविक जबान है जो आम आदमी बोलता है, जो प्रेमचंद जिससे सहमत दिखाई देते हैं। जब गिलक्रिस्ट हिंदुस्तानी की बात करते हैं तो वो प्रशासन के लिए जिस शब्दावली का विकास कर रहे थे और जिस तरह की भाषा को वो, जो जेंटलमैन कैडेट के लिए जिस जबान को वो चाहते थे, जो एक्सीलेंट, एसेंशियल, जेन्युइन भाषा वो चाहते थे, एक ऐसी भाषा वो चाहते थे जो बाकी भारतीयों से श्रेष्ठ तरीके से एक अंग्रेज़ ऑफिसर बोले, तो उनका झुकाव एक ऐसी हिंदुस्तानी की ओर हुआ जो जनपदीय बोलियों से तैयार नहीं हुई थी, जो तैयार हुई थी फारसीदा संस्कृति का और उसकी भाषा का, जिस पर ज़्यादा प्रभाव। अब आप इन सारे प्रभावों को देखेंगे तो गिलक्रिस्ट की छवि आपको ज़्यादा स्पष्ट होकर नज़र आएगी। अगर आप सिर्फ उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद की नज़र से उसे देखेंगे तो आपको वो फूट डालो और शासन करो कि सरलीकृत अवधारणा के
के पुरोधा दिखाई देंगे, वो आपको कूटनीति के प्रचारक दिखाई देंगे। गिलक्रिस्ट की ढेर सारी समस्याएं थीं, उन समस्याओं को मैं नहीं ज़्यादा चर्चा करने का यहाँ मौका नहीं है। जैसे कि मुनाफे के लिए वो नील की खेती करवाते थे और उन्होंने इसके लिए सेना भी तैयार कर ली थी अपनी उस खेती और उन चीज़ों को बचाने के लिए। और उन्होंने लगातार इंग्लैंड में विद्यार्थियों पर दबाव बनाया था कि जो लोग इन किताबों को उनकी किताबों को खरीदेंगे उन्हें उसके लिए वो ज़्यादा जोर लगाते थे कि उनकी किताबें खरीदी जाएं। तो मुनाफे की मानसिकता से वो बहुत ज़्यादा संचालित थे। तो इन सारी चीज़ों के आलोक में गिलक्रिस्ट को देखना चाहिए। और गिलक्रिस्ट के ही परवर्ती विद्वान विलियम प्राइस ने इस बात को समझ लिया था और उन्होंने गिलक्रिस्ट की भाषा दृष्टि से अपने आप को अलग कर लिया। उन्होंने यह मान लिया कि गिलक्रिस्ट जिस भाषा को प्रचलित या प्रचारित करना चाह रहे हैं हिंदुस्तानी के नाम पर, वह उतनी आम फहम है नहीं जितना कि गिलक्रिस्ट कह रहे हैं। विलियम प्राइस अपने आप को हिंदी का प्रोफेसर कहने लगे और उन्होंने माना कि उनकी जो हिंदी है वो वास्तविक जो समाज है उसके ज़्यादा निकट है। फिर उन्होंने गिलक्रिस्ट की द्वारा तैयार की गई किताबों को परवर्ती दौर में बदलने का काम किया और उसमें ऐसी हिंदी का विकास किया जो भारतीय जनमानस के ज़्यादा निकट है। मैं नाम में नहीं जा रहा हूँ, आप इसे जिस नाम से पुकारें। सवाल ये है कि विलियम प्राइस ने जिस तरह की शब्दावली का विकास किया, जिस तरह की रचनाओं को जन्म दिया, वो हमारी जनता के, हमारे समाज के ज़्यादा निकट है। लेकिन विलियम प्राइस भी उस भाषा और धर्म के चेतना से अलग पूरी तरह नहीं हो पाते। इस दौर में जो भी बुद्धिजीवी थे वो भाषा और धर्म को जोड़कर देखने का काम कर रहे थे और इसके पीछे उस दौर की ऐतिहासिक परिस्थितियों को समझना चाहिए। इसी तरह से आप उदाहरण ले सकते हैं कि ढेर सारे लोगों ने यह स्थापित कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा नीति और कॉलेज की भाषा नीति एक थी, जबकि आप गहराई में उतरेंगे तो अभी मैंने आपको समझाया कि विलियम प्राइस ही गिलक्रिस्ट की भाषा नीति को या भाषा दृष्टि को जब अस्वीकार कर चुके थे, तो यह कहना कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी भाषा नीति की प्रेरणा फोर्ट विलियम कॉलेज से ग्रहण करती थी और उसी तरीके की चीज़ों का विकास करती थी, ऐसी बात पूरी तरह से सच यह नहीं है। यह पुनः ऐसा हम समझते हैं क्योंकि हम कूटनीति और साम्राज्यवाद की धारणा में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। आप गहराई में उतरेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की रुचि जो है अपने 19वीं सदी में अपने मुनाफे के विस्तार में थी। भाषा संबंधी किसी चीज़ में वो तभी रुचि लेती थी जब उसके लिए यह अनिवार्य व्यवस्था बन जाए। आप इस दृष्टि से सोचिए कि 1837 तक फारसी अगर प्रशासन में प्रचलित रही तो इसका कारण क्या था? कंपनी तो इतने दिन से शासन कर रही है, 1837 तक फारसी प्रचलित क्यों है, प्रशासन में है क्यों? क्योंकि जो लोग प्रशासन में काम कर रहे थे वो फारसी से संतुष्ट थे और फारसी में काम कर रहे थे, तो कंपनी को लगा कि इसको चलने दिया जाए, फ़र्क क्या पड़ता है। इसी तरीके से जब आंग्लवादियों का पलड़ा भारी हुआ, एंग्लिसिस्ट हावी हुए यानी मैकाले और ट्रेवेलियन हावी हुए, तो कंपनी धीमे से उनकी ओर झुक ली। ऐसा नहीं है कि कंपनी पूरी तरीके से उनकी दृष्टि से सहमत थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में ऐसे लोग थे जो देशी भाषाओं में स्कूली शिक्षा को चाहते थे और ऐसे लोग थे जो न्याय को अंग्रेजी में न देने की बजाय न्याय को देशी भाषाओं में देना चाहते थे। फ्रेडरिक जॉनशोर को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने यही लिखा है कि न्याय जो है देशी भाषाओं में दिया जाना चाहिए ताकि जो लोग जिनके ऊपर मुकदमे हैं उन्हें पता चल सके कि क्या उनके साथ हो रहा है। तो ऐसे लोग भी थे जो इस दृष्टि से सोच रहे थे, लेकिन चूँकि उनका पलड़ा भारी हो गया, प्राच्यविदों की पुरानी परंपरा टूट गई और कंट्रोवर्सी में मैकाले और ट्रेवेलियन हावी होने लगे और उस बेंटिंक हावी होने लगे। तो जब ऐसे लोग हावी होने लगे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और हम इंग्लैंड में बैठे लोगों का जब ये आकांक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गई, नहीं कि अंग्रेजी थोपनी चाहिए या अंग्रेजी परंपरा का विस्तार होना चाहिए, अंग्रेजी सभ्यता का विस्तार होना चाहिए, तो इस दृष्टि से चीज़ें आगे बढ़ने लगी। यानी कूटनीति या अलगाववाद को जब 1800 में ही भाषा के मामले में हम लोकेट करने लगते हैं तो एक गलती करते हैं। निश्चित रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी साम्राज्य ने फूट डालो और शासन करो या कूटनीति का प्रयोग किया, लेकिन उसे आप जब 1800 में ही भाषा के मामले में लोकेट करने लगते हैं तो एक किस्म की त्रुटि को जन्म देते हैं। इसके साक्षात प्रमाण आप नहीं दे सकते। आप यह जो अलगाव बोधी मानसिकता है, भाषाई अलगाव बोध की मानसिकता है, उसके पीछे का कारक
जो अन्य कारक हैं उसकी चर्चा मैंने गिलक्रिस्ट के संबंध में अभी आपको बताई। और 1820 के आसपास आप देखेंगे कि भाषा के मामले में फिर यह अलगाव बोध और अलगाववादी मानसिकता तेजी से बढ़ने लगती। 5 मिनट और एक दो एग्जाम्पल दे के मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। एक दो और उदाहरण, जैसे कि एक उदाहरण आप लीजिए हिंदी उर्दू संबंध के बारे में। हिंदी उर्दू संबंध के बारे में रामविलास जी ने यही स्थापना दे दी कि गिलक्रिस्ट ने जानबूझकर हिंदी उर्दू को और अलगाववाद को कूटनीति के लिए बांटने का काम किया, जबकि रामविलास जी बहुत सचेत और सतर्क विद्वान थे। रामविलास जी की हिंदी उर्दू संबंधी दृष्टि बहुत साफ थी, लेकिन सिर्फ मात्र यह आकांक्षा कि अंग्रेज़ों को भारतीय हिंदी जाति के विकास में एक बाधा स्वरूप वो दिखाना चाहते थे और फोर्ट विलियम कॉलेज को इसका एक प्रमुख पत्थर मानते थे। उन्होंने यह गलती कर दी कि गिलक्रिस्ट को भी वो इस कूटनीति से जोड़कर देखने लगे। हिंदी उर्दू के बंटवारे को कूटनीतिक रूप बाद में अंग्रेज़ों ने बहुत अच्छे से दिया, लेकिन जिस तरीके से इसे 1800 के आसपास लोकेट करने की कोशिश की जाती है वह एक सरलीकृत दृष्टि का परिणाम है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि रामविलास जी को यह समझदारी थी कि जब बाहर से लोग मुसलमान हिंदुस्तान आए तो तुरंत ऐसा नहीं था कि उर्दू का विकास हो गया। ढेर सारे लोग जो आए भारतीय परंपरा में भारतीय जातीयता का हिस्सा बनने लगे और ढेरों ऐसे मुसलमान हुए जिन्होंने यहाँ की भाषाओं और संस्कृतियों को अपनाया और उसमें रचना करने लगे। जब आप दक्कनी को देखते हैं तो आपको उसी सामासिकता का पता चलता है जिसका विकास हो रहा था। फारसीदा शैली का, खड़ी बोली की फारसीदा शैली का विकास जब आप 18वीं सदी के में आप 17वीं 18वीं सदी में तब देखते हैं जब मतरुकात का सिद्धांत अपनाया जाता है और यह सोचा जाने लगता है कि बड़ा कवि, बड़ा रचनाकार वही है जो ज़्यादा फारसीदा चीज़ें अपनी भाषा में लिखेगा। तो इस तरह के मतरुकात अपनाए जाने के कारण ढेरों ऐसे रचनाकार हो गए जो जनपदीय बोलियों से कट गए और एक ऐसी फारसीदा शैली का विकास हुआ जिसका जनता से वास्तविक संबंध नहीं था। हिंदी के मामले में कुछ लोगों ने संस्कृत से इसे जोड़कर यही करने का काम किया। इस बात की समझदारी रामविलास जी को थी, लेकिन रामविलास जी ने जब 1800 में आते हैं तो उन्हें तुरंत ही कूटनीति दिखाई देने लगती है, क्योंकि साम्राज्यवाद पर प्रहार करना उन्हें ज़रूरी लगा और हिंदी जाति के साथ जो एक बाधा उत्पन्न हुई थी अंग्रेज़ों के आने से, उसके बाधा के रूप में फोर्ट विलियम कॉलेज या दूसरे संस्थानों को देखना उन्हें ज़्यादा ज़रूरी लगने लगा। तो वो त्रुटि कर गए, ये गलती उनसे हो गई। यही हिंदी उर्दू की कूटनीति उन्हें कुछ समय बाद लोकेट करनी थी, जबकि इस दौर को जब आप देखते हैं तो उसे अलगावबोधी मानसिकता के साथ देखना चाहिए, अलगाववाद की चेतना से जोड़कर देखा जाना चाहिए। धर्म और भाषा का जो संबंध अंग्रेज देखते आए थे उससे जोड़ के देखना चाहिए। प्राच्यविदों ने जो गलत दृष्टि स्थापित कर दी थी धर्म और भाषा की, उससे जोड़कर देखना चाहिए। परवर्ती दौर में चीज़ें ज़्यादा साम्राज्यवादी, ज़्यादा आक्रामक, ज़्यादा कूटनीतिक होती चली गई। ऐसे ही प्रेम सागर को लीजिए। प्रेम सागर को हिंदी के इतिहास ग्रंथों में जो लोग हिंदी को हिंदुओं से जोड़कर देखना चाहते हैं बहुत ज़्यादा स्थापित करने का काम किया, जबकि स्पष्टतः प्रेम सागर की भाषा एक बनावटी भाषा थी जो केवल गिलक्रिस्ट के कहने पर लल्लू लाल जी ने जिसको जन्म दिया था। अन्यथा अगर आप लल्लू लाल की अपनी भाषा को पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऐसे शब्द मिल जाएंगे जो फारसी से आते थे। जैसे उन्होंने अपना जो आत्मकथा लिखी है उसमें तैनात शब्द का प्रयोग किया है, तर्जुमा शब्द का प्रयोग किया है, बहुत सहजता से उन्होंने फारसी के शब्दों को आने दिया है। जबकि बैताल पचीसी जो रचना थी, जो एकदम आम जन की ज़बान में लिखी गई थी, उसे ज़्यादा महत्व नहीं मिला। बैताल पचीसी की भाषा अगर आप पढ़ेंगे तो आज की हिंदी की ज़्यादा नज़दीक ठहरती है, जनपदीय बोलियों से उसका संबंध ज़्यादा नज़दीक का ठहरता है। लेकिन इतिहास ग्रंथों ने प्रेम सागर को स्थापित करना ज़्यादा, अब इसे तो आपको अस्मिता की नज़र से देखना होगा, इसे सिर्फ साम्राज्य की नज़र से नहीं देख सकते कि जो हिंदूवादी मानसिकता से चीज़ों को देख रहे थे उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथों में प्रेम सागर को स्थापित करने का काम किया और बैताल पचीसी से को उर्दू की टोकरी में डाल दिया। यहाँ तक कि आचार्य शुक्ल ने बैताल पचीसी, माधोनल, सिंहासन बत्तीसी और किसी एक कृति को, शकुंतला नाटक को एकदम से उर्दू की टोकरी में डाल दिया। जबकि आप बैताल पचीसी और शकुंतला नाटक की भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बैताल पचीसी की भाषा कितनी सहज और सरल है और
फारसी के प्रभाव से एकदम मुक्त जो भाषा प्रेम सागर की है, उसकी तुलना में वह कितनी बेहतर है। तो इस तरीके से ढेर सारी त्रुटियों को हम लोगों ने जन्म दिया सिर्फ एक ही चश्मे से चीज़ों को देखने के कारण। दो पक्ष हैं इसके। एक तो हमने तथ्यात्मक दृष्टि से चीज़ों की कम जानकारी जुटाई, अभिलेखागारीय शोध कम हुए, और दूसरा जो कारण है कि एक सरल तरीका है उत्तर औपनिवेशिक सैद्धांतिकी के विकास के बाद चीज़ों का ठीकरा जो है उपनिवेशवाद मात्र पर फोड़ लेने का जो सरल तरीका है, उसका बुद्धिजीवियों ने अपने आलोचना ग्रंथ में बहुत उपनिवेशवाद के खेल कोट अनकोट का बहुत ज़्यादा उपयोग किया है। चीज़ों को इतना सरल करके नहीं देखना चाहिए। एजाज़ अहमद, इरफान हबीब, सुमित सरकार जैसे इतिहास के बड़े विद्वान हमसे जो अपेक्षा रखते हैं, जिन चीज़ों को अपनाने को कहते हैं, जिन पद्धतियों को अपनाने को कहते हैं, जिस गूढ़ता में जाने को कहते हैं, जितना सर खपाने को कहते हैं, मेहनत करने को कहते हैं, उसमें अगर आप उतरेंगे तो आपको पता चलेगा कि चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। यह बहुत आसान है। ख़ास तौर से जिनका मैंने नाम लिया उसमें कई मार्क्सवादी थे। उन मार्क्सवादियों के लिए बहुत आसान था कि साम्राज्यवाद पे सारा ठीकरा फोड़ दें, लेकिन साम्राज्यवाद पे ठीकरा फोड़ना, उपनिवेशवाद पे ठीकरा फोड़ना बहुत आसान है। आपको सारे पहलू, सारे पक्ष खोल कर निकालने होंगे, हर तरह के प्रभावों को देखना होगा, तभी पूरा स्वरूप आपके सामने स्पष्ट होगा। अधूरी बातें बताना भी बहुत उचित नहीं है। हमें पूरा चेहरा स्पष्ट करना चाहिए और ऐसी हिंदी के विकास को समझने की कोशिश करना चाहिए जो हमारी जातीय भाषा थी, जिसको सब बोलते थे, वह धर्म से जिसका संबंध नहीं था। केदार जी ने बहुत अच्छी कविता लिखी है जो अक्सर मैं अपने विद्यार्थियों के बीच में कोट करता हूँ कि राज नहीं भाषा, भाषा सिर्फ भाषा रहने दो मेरी भाषा को, कि इसमें भरा है पास पड़ोस और दूर दराज की इतनी आवाज़ों का बूंद बूंद अर्क, कि मैं जब भी इसे बोलता हूँ तो कहीं गहरे अरबी, तुर्की, बांग्ला, तेलुगु, यहाँ तक कि एक पत्ती के हिलने की आवाज़ भी मैं सब बोलता हूँ ज़रा ज़रा जब बोलता हूँ हिंदी। यानी वो हिंदी जो हमारे पास आखिरी सिक्के की तरह रह जाती है। जब आप उस हिंदी के इतिहास का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने कितनी त्रुटियाँ की हैं अपनी परंपरा को, अपने अतीत को, कंपनी राज के दौर में हिंदी के विकास को समझने में। धन्यवाद।